हेलो फ्रेंड्स, जीटा एक्सिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जेट स्ट्रीम्स कैसे फॉर्म होते हैं। जेट स्ट्रीम के फॉर्मेशन में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होता है प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट भी दो तरीके से जनरेट होते हैं। पहला, टेम्परेचर डिफरेंस एयर मासेस के बीच में। जब एक एयर मास बहुत ठंडा हो और दूसरा एयर मास गर्म होता है तो उसके बीच में ऑटोमेटिकली एक प्रेशर ग्रेडियंट होता है। और दूसरा होता है विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स के कारण। तो अगर कहीं पे विंड ऊपर उठ रहा है तो वहां पे एयर जो है हवा में ऊपर कलेक्ट होगा, और कहीं पे अगर ऊपर से हवा नीचे आ रहा है तो वहां पे ऊपर हवा में जो है एयर का डिप्लीशन होगा। इसके कारण ऑटोमेटिकली एक प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। आइए अब देखते हैं कि कैसे हवाओं में तापमान के डिफरेंस से प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसका तापमान ज्यादा है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पे डायरेक्टली आती हैं। और जो पोलर रीजन है वहां पे जो हवा का तापमान है वो काफी कम है क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं आती हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हवाओं के तापमान में डिफरेंस होने के कारण प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। यहाँ पे आप अर्थ को देख सकते हैं और इसके एटमॉस्फेयर को अगर आप देखेंगे तो जो भी एयर इस इक्वेटर के पास है उसका तापमान ज्यादा है, और जो भी एयर इस पोलर रीजन के पास है उसका तापमान कम है क्योंकि इक्वेटर पे सूरज की जो किरणें हैं डायरेक्टली पड़ती हैं और इसीलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। अब अगर हम इस अर्थ को ऊपर करके फ्लैट करें और समझें कि इसके इक्वेटर के ऊपर एक एयर कॉलम है, और ये जो रेड लाइंस हैं ये इन हाइट्स पे प्रेशर को मार्क कर रही हैं। अब इस एयर कॉलम को हम धीरे धीरे पोल की साइड ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी हाइट जो है वो घटते जा रही है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि पोल के साइड जो होता है तापमान कम होता है, और कम तापमान पे किसी भी गैस का घनत्व यानी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने के कारण सेम अमाउंट ऑफ हवा कम हाइट में एकोमोडेट हो जाती है। ये जो प्रेशर लाइंस हैं ये सिमिलर हैं, मतलब जो प्रेशर इस लाइन पे आपको मिलेगा वही प्रेशर यहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि इसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ हवा है दोनों जगह। बस यहाँ पे ठंडी होने के कारण यहाँ पे कम एरिया में ये पूरा का पूरा हवा जो है वो एकोमोडेट हो गया है। तो अगर हम इस प्रेशर लाइन और इस प्रेशर लाइन को कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि एक प्रेशर ग्रेडियंट है, और ये प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ते जाता है जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते हैं। और इस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हम देख सकते हैं कि हवाएं ऊपर के एटमॉस्फेयर में बहुत तेजी से फ्लो होती हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। नीचे की हवाएं उतनी तेजी से फ्लो नहीं होती हैं जितनी ऊपर की होती हैं। और याद रखिए हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स भी होगा। अब हम देख सकते हैं कि हायर लैटिट्यूड्स यानी कि यहाँ पे 60 टू 40 डिग्री में एक फ्रंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपकी ठंडी हवाएं होती हैं और यहाँ पे गर्म हवाएं होती हैं। ये पोलर रीजन की हवाएं होती हैं और ये वेस्टर्लीज होती हैं जो ट्रॉपिकल रीजन से गर्म हवाओं को लेके आती हैं। इसी कारण यहाँ पे एक कोल्ड और वार्म एयर का फ्रंट बनता है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होता है। अब देखते हैं हम कि कैसे हवा के सर्कुलेशन के कारण प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। यहाँ पे आप हेडली सेल देख सकते हैं और यहाँ पे हवाएं जो है ये ऊपर के एटमॉस्फेयर से नीचे आ रही हैं। यहाँ जमीन पे हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन क्योंकि यहाँ से हवाएं नीचे आ रही हैं तो यहाँ पे एक लो प्रेशर रीजन है ऊपर हवा में। सिमिलरली यहाँ पे नीचे लो प्रेशर रीजन है, लेकिन क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर जा रही हैं और यहाँ पे हवाएं इकट्ठा हो रही हैं इसलिए यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है ऊपर। तो आप देखिएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवाएं बहुत तेजी से फ्लो होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इस सर्कुलेशन के कारण भी हवा में ऊपर एक प्रेशर ग्रेडियंट है। यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, और इसी कारण हवा यहाँ पे बहुत तेजी से फ्लो होंगी। तो इस तरीके से हवा के सर्कुलेशन के कारण भी प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। अब कोरियोलिस फोर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो किसी भी फ्लूइड पे काम करता है, वो फ्लूइड चाहे हवा हो या पानी हो, और वो नदर्न हेमिस्फीयर में उस फ्लूइड को राइट हैंड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। कोरियोलिस फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हवा के स्ट्रीम्स हैं,
जो पहला स्ट्रीम है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे है और दूसरा जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था इसलिए इसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, इसमें कोरियोलिस फोर्स भी ज़्यादा अमाउंट में लगा और इसका डिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा है इसके कंपेयर में। तो चलिए अभी तक हमने जो भी प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के बारे में समझा उसको यूज़ करके देखते हैं कि जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। यहाँ पे एक आप एयर की स्ट्रीम देख सकते हैं, ये हवा का एक स्ट्रीम है और इसके ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं हैं, यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं और इसलिए एक प्रेशर ग्रेडियंट है। ये प्रेशर ग्रेडियंट इस एयर स्ट्रीम को नॉर्थ की ओर ढकेल रहा है। अभी इसके ऊपर कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये हवा जो है वो मूव करेगी वैसे इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा और वो इसको राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। अब धीरे धीरे क्योंकि इस हवा की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी तो एक टाइम आएगा जब कोरियोलिस फोर्स और ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये जो हवा है वो फिर और नॉर्थ में नहीं जा पाएगी बल्कि इन्हीं दोनों के बैलेंस में वो पैरेलल, इस लैटिट्यूड के पैरेलल में मूव करेगी। इसी तरह का प्रोसेस दूसरे एयर स्ट्रीम्स पे होता है, जो आप देख सकते हैं कि सारे एयर स्ट्रीम के साथ यही होगा। जब वो यहाँ पे पहुंचेंगी तो कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वल हो जाएगा और फिर ये वाला जो हवा है वो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा बल्कि ऐसे पैरेलल मूव करेगा। तो जब सारे के सारे एयर स्ट्रीम्स की हवाएं यहाँ पे पैरेलली एक साथ मूव होती हैं तो हमें यहाँ पे जेट स्ट्रीम मिलता है। और ये जेट स्ट्रीम बहुत तेजी से चलने वाली हवाएं होती हैं जो करीब 10 से 16 किलोमीटर जमीन से ऊपर पाई जाती हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो करीब 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकती है। इस जेट स्ट्रीम में भी कई लेयर्स होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, बीच वाले की 150 किलोमीटर और जो सबसे अंदर वाला होता है उसकी स्पीड 200 से 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। अब जो हमारा जेट स्ट्रीम होता है उसको जियोस्ट्रॉपिक विंड्स भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब जेट स्ट्रीम बहुत ही पावरफुल होता है तब वो पैरेलल इस तरह से कुछ मूव होता है और इस समय ये सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स के कारण मूव होता है और कोई फोर्स इस पे काम नहीं करती। कोई भी हवा या कोई भी फ्लूइड जब सिर्फ इन दोनों फोर्सेस के बैलेंस में मूव करे तो उसे हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। तो इसीलिए इस जेट स्ट्रीम को हम जियोस्ट्रॉपिक विंड कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आइडियल कंडीशन में। जब जो जेट स्ट्रीम होता है वो थोड़ा वीक होता है या थोड़ा सा कमजोर आता है या थोड़ा धीमा पड़ता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे मेंडर्स या फिर वेव्स बनते हैं। इस समय इसके ऊपर और भी फोर्सेस काम करती हैं और इसीलिए इसको फिर हम जियोस्ट्रॉपिक विंड नहीं कह सकते हैं। हमारे अर्थ में टोटल 4 जेट स्ट्रीम्स होते हैं, 2 जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 2 जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोलर जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करते हैं और इनके अंदर ये जो मिएंडर्स बनते हैं इनको हम रॉसबी वेव्स कहते हैं। और आपको दिखेगा ये सारे के सारे जेट स्ट्रीम्स में इस तरह के मिएंडर्स बनते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। थैंक यू।